हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 9 दिसंबर 2023 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज के प्रमुख समाचार पे जाएं इसके पहले थोड़ा बता दें कि आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हमारी संविधान सभा जिसने भारत का संविधान बनाया, आज ही के दिन जो है 9 दिसंबर 1946 को पहली बार बैठक की थी। ठीक है, और आज का दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इस पृष्ठभूमि में अगर हम पहले न्यूज़ को बताएं तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन न्यूज़ तो है ही है, हमें समझना ही है। क्योंकि देखा जाए तो जो हमारी संविधान सभा थी 24 जनवरी 1950 के बाद उसकी संविधान सभा के रूप में आखिरी बैठक हुई। इसके बाद वो 26 जनवरी से उसने भारत के एक तरह से इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में उसने भूमिका निभाई थी। तो उसी पार्लियामेंट के एक मेंबर हैं, लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मित्रा जी को प्रश्न पूछने के एवज में पैसे लेने के लिए जो है कल निष्कासित कर दिया लोकसभा ने अपनी सदस्यता से। यानी कहीं ना कहीं यह संसदीय प्रणाली और करप्शन दोनों से जुड़ा हुआ है। तो अब है, पढ़ाना ही है, आज के दिन पढ़ाना है तो पढ़ाएंगे ही। दूसरा जो न्यूज़ है वह है भारतीय रिजर्व बैंक ने कल एक अपना हर दूसरे महीने में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसकी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करती है, उसको जारी किया गया है। उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कुछ प्रमुख बिंदुएं हमें मिलते हैं, कुछ चीज़ें मिलती हैं। इसके पहले 6 अक्टूबर को जारी की गई थी और आज लगभग 2 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा कल जो है इसको जारी की गई है। ठीक है, तो उसको हम समझेंगे। तीसरा जो है एक जर्मन वाच संस्था है, एनजीओ है जर्मनी की स्थित, वह जो है प्रतिवर्ष 2005 से प्रतिवर्ष जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सीसीपीआई जारी करती है। और सीसीपीआई का 2024 का अंक जो है कल जारी हुआ है। कहाँ पे? दुबई में जो COP 28 का सम्मेलन हो रहा था उसमें जारी किया गया है। और उसमें ये बताया गया है कि भारत जो है 7वें स्थान पे है, और देखा जाए तो वैसे चौथे स्थान पे है। कैसे, अभी हम बताएंगे। तो और G20 देशों में भारत G20 देशों में अगर देखा जाए कि इस रैंक में नंबर 1 स्थान पे है। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं अपने समाचारों को। महुआ मित्रा कल जो है लोकसभा ने अपने एक सदस्य को प्रश्न पूछने के एवज में घूस लेने का या क्वेरी फॉर कैश फॉर क्वेरी के मामले में जो है अपने सदन से निष्कासित कर दिया। ये फैसला जो है एक लोकसभा सदस्य द्वारा, जो कह सकते हो निशिकांत दुबे हैं, उनके जरिए एक वकील द्वारा, जो कभी महुआ मित्रा के जो है मित्र रहे थे, उनके द्वारा सांसद के जरिए की गई जो है इथिक्स कमेटी, लोकसभा की इथिक्स कमेटी की शिकायत पर, और इथिक्स कमेटी ने जांच करके उसके आधार पे ये रिपोर्ट प्रकाशित की। उस रिपोर्ट के आधार पे लोकसभा ने अपने इस सदस्य को जो है निष्कासित कर दिया। तो जहां तक अगर हम माने कि इथिक्स कमेटी ने क्या बात कही, तो उन्होंने इसे अनइथिकल, करप्ट और यहाँ तक कि सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट मानते हुए इनकी ये घटना मामला अगर देखें कि क्या है, तो इन्होंने इन पे जो प्रमुख आरोप है कि इन्होंने लोकसभा द्वारा जो है अपने संसद सदस्यों को जो लॉगिन और पासवर्ड दिया जाता है, जिसके जरिए वो प्रश्न को सीधे ऑनलाइन माध्यम से पूछ सकते हैं, और विभिन्न सारे जो ड्राफ्ट लेजिस्लेशन होते हैं, विधायिका के विभिन्न सारे जो ड्राफ्ट होते हैं, यानी विधायक बनने के पहले पूर्व में ही सांसदों को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, उस तक भी वो सारी चीज़ें उसमें रहती है। उसका पासवर्ड और लॉगिन किसी अन्य सदस्य को भेजा गया, और वो सदस्य भारत के बाहर से कई जगहों से लॉगिन किया गया, और ये गंभीर जो है प्रवृत्ति नेचर का जो है अपराध मानते हुए इन्हें निष्कासित करने, और इन्हें जो है इनके खिलाफ सरकार को निर्देश दिया गया कि उसकी संस्थाएं जो है इस पे कार्रवाई करें, जांच करें और आगे की जो आपराधिक प्रक्रिया है उसका पालन करें। तो कहीं ना कहीं ये गंभीर मुद्दा बनता है। अब इसमें एक मामला ये है कि ये क्या कर सकती हैं, इनके सामने क्या विकल्प है। देखिए, वैसे तो संविधान का अनुच्छेद 122 जो होता है वह लोकसभा या संसद के किसी प्रोसीजरल मैटर को लेकर किसी भी न्यायपालिका में जो है प्रश्न करने से रोकता है, स्पष्ट उसमें प्रावधान है। लेकिन
जैसा कि पता है कि हर किसी को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पास जाने का अधिकार है, किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट तक जाने को नहीं रोक सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट उस मामले को सुन सकता है या नहीं सुन सकता है, ये निर्भर करता है। इस मामले में जो लोकसभा के पूर्व महासचिव हैं पीडीटी आचार्य, उनका कहना है कि ये जा सकती हैं सुप्रीम कोर्ट में। बहुत सीमित विंडो है, वो विंडो है संविधान का मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 20 कि अगर इनको जो भी सज़ा दी गई है, जिस कह सकते हैं कि विशेषाधिकार के हनन के मामले में इनको सज़ा दी गई है, अगर उस समय वो कानून नहीं था या वो विधान नहीं था और उन्हें सज़ा दे दी गई है, तो कहीं ना कहीं ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। और इसी तरह की बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि ये बातें कहीं ना कहीं इसके पहले की जो बात है 2005 का दिसंबर में वो भी हुआ था, 12 संसदों की सदस्यता गई थी जिसमें 11 लोकसभा के थे। उसमें से एक बहुजन समाज पार्टी के संसद सदस्य राजा रामपाल जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं और वहाँ पे वो अपील करते हैं, जिसमें 5 जजों की संविधान पीठ ने 4-1 से फैसला किया है कि इनमें से किसी को कोई रक्षोपाय नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि संसद ने अपना अनुशासन बनाए रखने के लिए ऐसा किया। हालांकि उसमें ये बात भी कही कि अगर कोई जो वर्णित चीज़ें हैं, यानी कोई घोर असंवैधानिकता होता है या घोर अन्याय होता है, तो ऐसे मामले में न्यायालय में जाया जा सकता है। तो घोर अन्याय क्या होगा कि आर्टिकल 20 कहता है कि किसी व्यक्ति को उस दंड के सिवा दंडित नहीं किया जा सकता जिस समय उसने कोई कानून तोड़ा है, तो उस समय जो उसके लिए सजा है वही दी जा सकती है। तो पीडीटी आचार्य का मानना है कि अगर अब यहाँ देखना पड़ेगा कि जो विशेषाधिकार, जिस विशेषाधिकार हनन के लिए उनको दंडित किया गया है, क्या वो अपराध था जब उन्होंने ये कार्य किया था या नहीं किया था। अब ये मामला कोर्ट में ये जा सकती हैं, जाएंगी भी, और बाकी जो भी होगा, हमने जब ये मामला आया था तभी कहा था कि जैसे जो होगा हम उस पर चर्चा करेंगे। आइए ज़रा सा हम और इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए 8 दिसंबर को कैश फॉर क्वेरी मामले में ये तृणमूल कांग्रेस की सांसद थी, निष्कासित कर दिया गया इनको। और इनका निष्कासन किसके सिफारिश पर किया गया है? लोकसभा की आचार समिति। देखिए संसद में अपने मामलों को, विशेषाधिकार इस तरह के मामलों को प्रिविलेज कमेटी या विशेषाधिकार कमेटी है, वो पहले से ही चली आ रही हैं, दोनों सदनों की अलग अलग हैं। लेकिन कुछ विशेष मामलों के लिए जैसे प्रिविलेज कमेटी है ना, उसमें उसका दायरा बहुत व्यापक है और वो संसद के सदस्यों द्वारा या किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा भी उसमें शिकायत की जा सकती है और उसमें सांसदों के आचरण या किसी अन्य संस्था या अन्य व्यक्ति के आचरण पर भी वो संसदीय समिति जांच करने के लिए सक्षम है। लेकिन उसकी चूंकि व्यापकता बहुत ज़्यादा है, ऐसे में सांसदों के विशेष जो सदाचार या इथिक्स या इस तरह के आचरण के लेकर एक कमेटी की मांग जो है 90 के दशक में जो है की गई थी, और उसके बाद जो है एक्चुअल में 89 में की गई थी। उसके बाद जो है राज्यसभा में समिति बनी थी, उसमें हमारे उपराष्ट्रपति थे KR नारायणन, उनकी अध्यक्षता में बनी थी। उनके राज्यसभा उपसभापति थे, उपराष्ट्रपति थे और राज्यसभा के सभापति थे, उनके समय में बनी थी। और अभी जो लोकसभा की है वो तो 2015 तदर्थ पहले बनी थी, लेकिन 2015 में यह समिति बनी थी। इस समिति के बारे में जो ये है कि ये केवल और केवल लोकसभा या राज्य, जैसे लोकसभा की समिति है तो वो अपने सदस्यों के मामले को देखेगी कि उनके द्वारा सदाचार का पालन किया जा रहा है कि नहीं, या उनके द्वारा कोई ऐसा तो आचरण नहीं किया जा रहा जिससे संसदीय गरिमा क्या होती है, प्रभावित होती है। इसमें 2 तरह से शिकायत किया जा सकता है। संसद सदस्य अगर खुद चाहते हैं तो वह व्यक्तिगत रूप से शिकायत कर सकते हैं, और अगर कोई आम आदमी को लगता है कि उनका संसद या वो कोई और जो है आचरण को तोड़ा है तो वो डायरेक्ट नहीं कर सकता है, वो जो है एक अपना शपथ पत्र के जरिए किसी संसद सदस्य के जरिए इसमें किया जा सकता है। जैसे इस मामले में जो वकील हैं, जो उनके दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, नाम मुझे नहीं पता है उनका, जानना भी बहुत ज़रूरी नहीं है, और एक बिजनेसमैन, इन दोनों लोगों ने जो है भाजपा के सांसद श्री निशिकांत दुबे के जरिए जो है इथिक्स कमेटी में ये सिफारिश की थी। और फिर वो अपना जो प्रक्रिया थी, इथिक्स कमेटी ने जो है महुआ मित्रा जी को भी बुलाया था, निशिकांत दुबे को भी बुलाया था, और जो एक तो बाहर रहते हैं तो उन्होंने अपना हस्ताक्षरित शपथ पत्र जो है इंडियन कॉन्सुलेट में दिया था। और कुल मिला के जो है वो प्रक्रिया ये है, इसी तरह के जरिए जो है इथिक्स कमेटी में शिकायत की जाती है। तो इसको हम समझने के बाद अब समझते हैं कि इसमें समिति ने रिपोर्ट क्या दी थी कि मोइत्रा को जो है संसद सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी।
और इसमें यह मामला लगा था कि इन्होंने सांसद ने व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी, एक रियल एस्टेट और बहुत इस तरह की कंपनी है, इसने नकदी और उपहारों के बदले में संसद में सवाल पूछा था। और ये जो दर्शक हीरानंदानी हैं, उनका हित किसी और बिजनेसमैन से टकराता है। यहाँ पे ये मामला नहीं कि किससे क्या हित टकराता है, यहाँ पे मामला ये है कि इनके द्वारा एक बिजनेसमैन के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पूछा गया है और उसके बदले इन्होंने उपहार लिया है। ये एक केस है। ये कहीं ना कहीं प्रश्न पूछने के लिए धन लेने की बात है, पैसा लेने की बात है। और कहीं ना कहीं जो प्रश्न पूछने की जो प्रणाली है, हमने पीछे पढ़ाया था, थोड़ा सा यहाँ जिक्र कर दे कि प्रश्न पूछा क्यों जाता है सांसदों द्वारा, क्योंकि प्रश्न पूछना संसदीय यानी जो विधायिका द्वारा है, वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का एक प्रमुख माध्यम होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो संसदीय प्रणाली में होती है, जनता सांसदों को चुनती है और उन्हीं के जरिए जो है सरकारें चुनी जाती है, कार्यपालिका चुनी जाती है। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जा सके, इसके लिए जो है संसदों द्वारा प्रश्न पूछने की व्यवस्था की जाती है, जिसके जरिए वो कार्यपालिका का ध्यान अपने क्षेत्र के लोगों के हितों पर या उनके मांगों पर रख सकते हैं और साथ ही साथ कार्यपालिका को जो है वह कह सकते हैं कि उन पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं या उनके गलत कार्यों को रोकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये प्रश्न पूछा जाता है। इस पवित्र उद्देश्य से सांसदों को प्रश्न पूछने का अधिकार है और इसी के लिए आर्टिकल 105 के तहत उन्हें संसद में अपने किसी भी प्रश्न या किसी भी कार्रवाई के लिए उसको किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, ये भी छूट दी गई है। ये विशेषाधिकार है सांसदों का। ऐसे में इनके ऊपर कुछ उत्तरदायित्व भी है कि वो जो पैसा लेकर अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप संसदीय आचरण का और एक भ्रष्टाचार का भी बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा इथिक्स कमेटी का कहना है, मेरा नहीं कहना है। जो इथिक्स कमेटी की रिपोर्ट है वो बता रहा हूं। और दूसरा एक और आरोप जो इन पे लगा है वो यह लगा है, जिसको इन्होंने स्वतः से स्वीकार किया कि वो उनके अपने मित्र थे इसलिए उनको दे दिए थे, कि ये इनके जरिए ये खुद उनसे प्रश्नों को नहीं पूछ रही थी। इसमें गंभीरता ये है कि इनको जो एक लोकसभा का आईडी और पासवर्ड दिया गया था, उसको जो है उसको ये इन्होंने जो है दर्शन हीरानंदानी को दे दिया था और उनका कोई स्टाफ जो है इनके बिहाफ पे डायरेक्ट लोकसभा के प्रश्न पटल पे प्रश्न पूछ सकता था। और इसको लेके समिति का कहना है कि जो गृह मंत्रालय है उसका कहना है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। अब ये प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा कैसे है, क्योंकि जो सांसद के लिए जो वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है वो कहीं ना कहीं संसद के पोर्टल से जुड़ा होता है और उस पर केवल प्रश्न ही नहीं पूछे जाते हैं। उस लॉगिन पासवर्ड से संसद को जो है वो एक उनका अपना वो होता है, उसमें जो कई सारे ऐसे विधायिका के विधान होते हैं, ड्राफ्ट लेजिस्लेशन, जो कि फाइनल नहीं होते हैं। फाइनल तो वो होते हैं जिस पे चर्चा या जो सदन में रख दी जाती है। सदन में रखने के बहुत पहले उसको सांसदों को भेज दिया जाता है ताकि सांसद उसको पढ़ सकें और उसके जरिए प्रश्न पूछ सके। वह आम सार्वजनिक वस्तु नहीं होती है, वह केवल विधायिका का ही वो उसको देखने का अधिकार विधायिका और विधायिका के सदस्यों को होता है, एकदम प्रिविलेज होता है। और अगर आप लॉगिन पासवर्ड और आईडी किसी को दे देते हैं तो जैसे गृह मंत्रालय का कहना है, इसके जगह हो सकता है देश के विरोधी तत्व भी किसी विधान के साथ जान सके और उसके अनुसार अपनी नीतियां और इस तरह की चीजें करके भारत के हितों को प्रभावित कर सके। तो ये कुछ मामले हैं। दूसरा जो इन पे एक आरोप और लगाया है गंभीर, जो है कहीं ना कहीं लोकसभा की आचार समिति ने, वह है कि इन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 43 और धारा 66 को तोड़ा है, का उल्लंघन किया है, जिसमें कहा गया है कि आप गलत उद्देश्यों से अपने आईडी और पासवर्ड को दूसरे के साथ शेयर करना, इसमें 3 साल की सजा या 5 लाख जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो इन गंभीर प्रावधानों के आधार पे जो है इनको जो है, देखिए यही सारी बातें हैं, इनको अनैतिक मानते हुए इन पे कहा गया है कि इन्हें जो है इनको निष्कासित कर दिया जाए। और सरकार पर निर्देश है, वो समिति ने कहा है कि सरकार जो है इसको इनकी जो है जो और सारी कैसे पैसे का ट्रेल या जो सुरक्षा को कोई ब्रीच नहीं किया गया है या क्या मामले हैं, इन पे आपराधिक जांच करने की और आगे की कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया है। तो जो सुझाव जो है लोकसभा के पास आया था, लोकसभा ने उसका प्रयोग करते हुए अपने इस सदस्य को
अनुशासन और कह सकते हो सदन की गरिमा और लोग वो कह सकते हो कि उसके विशेषाधिकार को, विशेषाधिकार तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ गरिमा और उसकी सदचरित्रता को बनाए रखने के उद्देश्य से कि लोगों में जो कहीं न कहीं संसद के प्रति एक जो भाव होता है वो भाव बना रहे, वो ये ना हो कि जो है भारत के सांसद जो है पैसा लेके प्रश्न पूछते हैं। और निश्चित रूप से इस तरह के कोई भी, जैसे 2005 में जब मामला आया था तब भी दुनिया में काफ़ी हुआ था, और इस तरह के जो है मामले कहीं ना कहीं हमारे विधायिका की जो है अवमानना है, एक तरह से उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। इसी को आधार बनाते हुए लोकसभा ने अपने इस सदस्य को वहाँ से निष्कासित कर दिया। अब प्रश्न ये है कि ये निष्कासित कर दी गई हैं, तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रक्रिया नहीं है, इनको समय नहीं दिया गया, ये नहीं दिया गया या जल्दबाजी कर दिया गया, तो इनके पास अब विकल्प क्या है। तो ऐसे में जो भी अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो संसद की कार्रवाई होती है, संसद की कोई भी कार्रवाई किसी उसको प्रक्रिया के आधार पे जो है आप उसको न्यायालय में प्रश्न नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि वो संविधान के एक अनुच्छेद 122 के तहत वो सुरक्षित है, उसका न्यायिक सर्वेक्षण नहीं हो सकता है। अतः प्रक्रिया के आधार पर तो ये नहीं जा सकती है। हालांकि इस मामले में जो है, जो लोकसभा के पूर्व महासचिव हैं पीडीटी आचार्य, उनका कहना है कि 222 देखिए 122 कहता है कि प्रक्रिया की किसी भी कथित अनियमितता के आधार पर संसद में किसी भी कार्रवाई की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि एक मामला है, एक विंडो खुला हुआ है, वह है सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में राजा रामपाल मामले में कहा था कि ये प्रतिबंध, यानी जो 122 का आर्टिकल 122 का प्रतिबंध है, वह केवल प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के लिए है। ऐसे अन्य मामले भी हो सकते हैं जहां न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता हो सकती है। अब वो न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता क्या हो सकती है, इसके लिए आइए देखते हैं राजा रामपाल मामला क्या है। देखिए, राजा रामपाल बसपा के एक सांसद थे, जो दिसंबर 2005 में 12 सांसदों के साथ उनका भी निष्कासन हुआ था, जिसमें एक राज्यसभा के और 11 लोकसभा के संसद सदस्य थे। इन्हें एक कह सकते हो कि मीडिया का जो खुफिया होता है, नाम भूल रहा है, उसके जरिए जो है इनको पैसा लेके प्रश्न पूछते हुए इन्हें, मतलब राजा रामपाल और बाकी 11 सदस्यों को जो है पैसा लेके प्रश्न पूछने का दोषी पाया गया। और लोकसभा और राज्यसभा के अपने राज्यसभा की एथिक्स कमेटी थी और लोकसभा की एक वहाँ पे एक दूसरी चूंकि उस समय एथिक्स कमेटी नहीं थी, तो एक समिति बनाई गई थी। चंडीगढ़ के कोई सांसद थे, उनके कमेटी के रिकमेंडेशन पे लोकसभा ने कार्रवाई करते हुए अपने 11 सदस्यों को दिसंबर 2005 में निष्कासित कर दिया था। उसको लेके जो है ये इसमें से ये गए थे कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में गए थे। और जनवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ 5 सदस्यों की, उसने 4-1 के बहुमत से निष्कासित सांसदों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। उसने कहा कि जो एक याचिका दायर की गई है इसे खारिज कर दिया गया और निष्कासन कहा कि बरकरार रखा। और इसमें कहा कि इससे संसद द्वारा आत्म सुरक्षा अभ्यास करार दिया कि संसद इसके जरिए जो है अपने सदस्यों को अपने बेहतरी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए लाया गया है। अतः उसको उन्होंने निष्कासन को जो है उसको सही किया। हालांकि न्यायालय ने कहा, जो वो छोटी सी विंडो थी, कि जो कार्रवाई वास्तविक या घोर अवैधता या असंवैधानिकता के कारण हो सकती है, उन्हें न्यायिक जांच से नहीं संरक्षित किया जा सकता है। यानी कि अगर घोर असंवैधानिकता हो, घोर अवैधता हो, यानी कोई ग्रॉस लेवल का जो है कोई कानूनन जो है नेग्लिजेंस हो, तो निश्चित रूप से न्यायपालिका को वो उस पर समीक्षा कर सकती है। हालांकि अभी उस मामले में उन्होंने नहीं किया था। इस मामले में पीडीटी आचार्य का कहना है कि अब इनका ये है कि ऐसे में चुनौती का आधार इनका क्या हो सकता है। इनका चुनौती का आधार ये हो सकता है, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पासवर्ड और उस तरह का शेयर करने वाला मामला है, वह किसी उस तरह से जो है किसी भी सांसदों के द्वारा जो है जो विशेषाधिकार का मामला नहीं माना गया है और कोई पैसे के ट्रेल का कोई मामला नहीं है, इसको आधार बनाते हुए ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हैं। क्योंकि जो भारत के संविधान का आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 है, वह कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिस समय जो अपराध कर रहा है उस समय उस अपराध के लिए जो सजा है उसके सिवा किसी और सजा से नहीं दंडित किया जा सकता है। तो ऐसे में अगर लोकसभा एक तरह से देखा जाए तो ये सजा ही है।
अगर वो उस समय जो मामले हैं अगर वो दोषी नहीं है, वो दंड नहीं है, तो वो दंडनीय नहीं है, तो उस कार्य के लिए दंड अगर दिया होगा तो निश्चित रूप से कुछ इनको रेमेडी मिलेगी। लेकिन चूंकि जैसे अभी देखा गया है, हम इस मामले में कुछ नहीं कि जिस तरह की बातें बताई गई हैं अपने पूरा आधार दिया गया है, और जो कह सकते हो शेयर करने वाला मामला है उसको तो लोकसभा की जो सदस्य रह चुकी हैं, पूर्व सदस्य अब हो गई हैं, महुआ मित्रा जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि हाँ उन्होंने उसको शेयर किया है। तो अब देखते हैं मामला क्या होता है, जो भी होता है उस पर हम आपको चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए अगला मामला देखते हैं। अगला है कल शुक्रवार 8 दिसंबर को मौद्रिक पॉलिसी कमेटी है, एक होती है भारत की, जो कि आरबीआई की अध्यक्षता में, उसमें कई डिप्टी गवर्नर्स और वित्त मंत्रालय के सचिव सब शामिल होते हैं। ये समिति हर दूसरे महीने पे जो है भारत की मौद्रिक नीति के बारे में जो है विचार करती है, और रेपो रेट या जो प्रमुख ब्याज दर हैं रिजर्व बैंक की उनको देखती है, और उसके ज़रिए वह विकास दर के आंकड़े बताती है, भारत की विकास के संभावना के बारे में बताती है, और मुद्रास्फीति आदि चीज़ों पर भी अपनी बातें करती है, अपनी बातें, इससे सूचनाएं हमको मिलता रहता है। और जो मौद्रिक पॉलिसी कमेटी है या जो मौद्रिक पॉलिसी नीति है, वो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए दो प्रमुख नीतियों में से अगर कह सकते हैं एक नीति है। पहली प्रमुख नीति है राजकोषीय नीति, जो पूरी तरह से सरकार के उससे अधीन होती है। दूसरी जो है मौद्रिक नीति, जिसके तहत मुद्रा या अन्य जो है मुद्रास्फीति और इस तरह के पहलू को जो है भारत का या किसी भी देश का केंद्रीय बैंक उसको निर्धारित करता है। और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए इन दोनों का कोऑर्डिनल या बहुत बेहतर संबंध होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस मॉनेटरी पॉलिसी नीति में भी जो बातें कही गई, बेसिकली दो हमें देखने की यहाँ चीज़ें मिलती हैं। उसमें एक है, पहला अगर विकास दर को देखा जाए तो ये कहा गया है कि भारत का विकास दर जो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी है जिसमें आरबीआई ने 6.5% रखा था, उसको बढ़ाते हुए 7% कर दिया है 2023-24 के लिए, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि पहली छमाही में जो एक्चुअल डेटा आया है वो 7.8% आया है, और जो दूसरी छमाही में तिमाही में डेटा आया है वो 7.6% आया है। ऐसे में आरबीआई का मानना है कि ये कंफर्टेबली 7% का जो है विकास दर भारत की अर्थव्यवस्था पालेगी। हालांकि उसने कुछ इसको लेकर थोड़ा सा अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ चुनौतियों के बारे में भी कहा है, जो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर की जो घटनाएं हैं उसको लेकर आगाह किया है। जैसे कि अभी भी आर्थिक विभेद बना हुआ है, युद्ध की स्थिति है, ऊर्जा का संकट बना हुआ है, और कई सारे देशों में आर्थिक मंदी की स्थिति दिखाई दे रही है, ठीक है। जहां तक मुद्रास्फीति या मौद्रिक पॉलिसी की बात है, जो इसका मेन होता है, हालांकि आर्थिक परिदृश्य भी पर बहुत बेहतर इसमें से ज्ञान मिलता है। उसमें जो है मुद्रास्फीति का लक्ष्य जो है ये अनुमान लगाया गया है कि साल भर के लिए 5.4% रहेगा, और जो सब कुछ सही होने के बाद भी पिछले 5 मौद्रिक नीतियों से, यानी पिछले 10 महीने से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपनी पॉलिसी रेट है या नीतिगत दरें हैं, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जिसके तहत जो है कहीं ना कहीं जो है आरबीआई बैंकों के ब्याज दरों को निर्धारित करता है, क्योंकि अगर रेपो रेट बढ़ा देता है तो बैंक की ऋण देने की क्षमता बढ़ जाती, बैंक के जो ब्याज दरें हैं उनको बढ़ाना पड़ जाता है, क्योंकि बैंकों के लिए ऋण महंगा पड़ जाता है, क्योंकि रेपो रेट वो दर है जिस पर जो है केंद्रीय बैंक जो है जो सार्वजनिक या जो कमर्शियल बैंक है उनको ऋण देता है। और उसका अगला प्रभाव ये होता है कि अर्थव्यवस्था में ऋण महंगा हो जाता है, फिर ऐसे करके जो है उसका मुद्रास्फीति को रोकने पर प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी बातें हैं। हालांकि जो मौद्रिक पॉलिसी कमेटी के लिए सरकार ने कहा है कि अगर ये जो दर है वो 4% रहना चाहिए, जो कंज्यूमर मुद्रास्फीति 4% से 2% कम, ज़्यादा यानी 2 से 6% का होना चाहिए। 4% की मुद्रास्फीति आइडियल माना जाता है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो अभी उसी 4.7% इस महीने का अक्टूबर का है। साल भर के लिए जो है जो आरबीआई ने 5.4% माना है। इसके बावजूद भी आरबीआई अभी ब्याज दरों को घटाने को लेकर सशंकित है, क्योंकि वही बता रहे हैं कि वैश्विक परिस्थितियां और भारत में खाद्यान्न की कीमतों का जो बढ़ा हुआ होना आरबीआई को
जो ब्याज दरों को घटाने को रोकने के लिए रोके हुए है। हालांकि फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था को लेके आरबीआई की मौद्रिक पॉलिसी स्टेटमेंट आश्वस्त दिख रही है। ठीक है, चलिए आइए हम इसको देखते हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति जो है 8 दिसंबर को इसने सर्वसम्मत से फैसला लिया कि जो उसके प्रमुख ब्याज दर हैं, प्रमुख ब्याज दर क्या होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनको उसने जो है एज इट इज रखा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की। और वो रेपो रेट को अगर देखा जाए तो इधर करके भी वो 6.5% का रेपो रेट रखा है। ठीक है, और जो सकल घरेलू उत्पाद का जो है अनुमान है वो पहले 6.5% था, इसके पिछले जो आंकड़े थे 2 महीना पहले के, और अब उसे 7% कर दिया है। अच्छा, मज़ेदार बात है कि आप 8 अक्टूबर की वीडियो में जाके देखेंगे तो 2 महीने पहले जब मैं पढ़ा रहा था, तो जब 6.5% में पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि ये भले 6.5% है, लेकिन मुझे पूरा अनुमान है कि ये आगे जाके ये 6.9 to 7% हो जाएगी। अब आप जाके 8 अक्टूबर की वीडियो देखिएगा कि सर ने सही कहा था या गलत कहा था। तो आज देखिए कि वो 6.5% से 7% उन्होंने आरबीआई ने खुद ही बढ़ा दिया है। और ये प्रमुख, यानी एक तरह से अभी लोग मान ही रहे थे, लेकिन ये प्रमुख सरकारी संस्था है जिसने एक कह सकते हो कि आरबीआई के स्तर पे आया है। अब देखिएगा कि और भी जो संस्थाएं हैं वो धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देंगी। और हमने 2 महीने पहले ही कह दिया था, और जब कहा था तो बताया था कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था के जो पैरामीटर्स है वो बेहतर हैं, वो सारी चीज़ें बता रही हैं कि आगे जो है ये बेहतर ही होता जाएगा। तो ठीक है, आइए हम इसको देखते हैं। हालांकि इसमें कुछ चेतावनी ये बढ़ाया है, उन्होंने चेतावनी भी दी है कि नवंबर और दिसंबर में मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। इसको लेकर फिर भी उन्होंने कहा कि वो 5.4% हो, क्योंकि अभी 5% से नीचे है, लेकिन आगे बढ़ सकती है। क्यों बढ़ सकती है? क्योंकि कई सारे खाद्यान्न चीज़ों में जो है कीमतें बढ़ी हुई है, और जो भारत की मुद्रास्फीति है ना, वो खाद्यान्न और ऊर्जा को लेकर बड़ा वो है, कह सकते हो कि छुई मुई टाइप का है, संवेदनशील है। उसमें थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव इसको बिगाड़ सकता है। ऐसे में आरबीआई अपना हाथ नहीं जलाना चाह रहा है, वो जो नीति है उसको यथास्थिति को बनाए रखते हुए चलना चाह रहा है। और ये भी कहीं ना कहीं जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि एक स्टेबलाइज 10 महीने से ब्याज दरें है, अभी बढ़ने की संभावना नहीं है। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, जिससे जो अभी सरकार की जो चीज़ें चल रही हैं निर्माण सेक्टर में या इस तरह के क्षेत्र में, उसको बल मिलने की उम्मीद है। खास तौर से रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जो कि इस तिमाही का जो कह सकती हो कि प्रमुख वो क्षेत्र है, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में वो 7.6% का विकास दर देखा गया है। ठीक है, तो आइए इनको समझते हैं। जीडीपी के स्तर पे इन्होंने क्या कहा है, तो बताया है कि मजबूत घरेलू मांग के कारण वित्त वर्ष 2024, यानी इसको 2023-24 बोला जाता है। वित्त वर्ष हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च तक चलता है। इसलिए जब वित्त वर्ष 24 लिखा रहे तो आप समझ लीजिएगा 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक। तो मैं तो ऐसे सुविधा के लिए वित्त वर्ष 23-24 लिख देता हूं, लेकिन एक फैशन है कि वित्त वर्ष 24, वित्त वर्ष 24 मतलब वित्त वर्ष 23 और 24, 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024, या जो करंट ईयर चल रहा है। इसमें जो दूसरी तिमाही में है, इसमें आर्थिक गतिविधियां ने उछाल देखा गया है, मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूं। और इसमें जुलाई सितंबर में तिमाही में 7.6% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है, जो आरबीआई कहता है कि उसका अनुमान जो है 6.5% अनुमान लगाया था, उससे ज़्यादा है। ऐसे में इसने कहा कि पूरे वित्तीय वर्ष के लिए अब आरबीआई अपने वास्तविक वृद्धि अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया। अब उसको कह रहा है कि वो 7% रहेगा। हालांकि अब मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर बहुत वैश्विक परिस्थितियां बहुत खराब नहीं हुई तो ये 7% से ज़्यादा, जो पिछला 7.2% का एक्चुअल डेटा है, उससे ज़्यादा रहेगा या लगभग उतना ही रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान फिर है। फिर मैं कह रहा हूँ 2 महीने बाद फिर जो डेटा आएगा तो देखेंगे, लेकिन आप एक्चुअल डेटा देखिएगा कि जो पिछले साल वाला जो 7.2% का अनुमान है, उसी के आसपास हमारा विकास दर रहेगा। और अच्छाई में क्या बता रहे हैं कि जैसे ग्रामीण मांग धीरे धीरे सुधार हो रहा है, कंस्ट्रक्शन गतिविधियां जो है बहुत अच्छी हैं, सेवाओं में भी निरंतर उछाल है, निजी खपत से समर्थन मिल रहा है,
और बैंकों और कॉरपोरेट की जो स्वस्थ है बैलेंस शीट, यानी जो बैंकिंग सेक्टर है या जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं उनका बैलेंस शीट बढ़िया है, यानी उन पे कोई बोझ नहीं है, बढ़िया आय व्यय हो रहा है और उच्च क्षमता का उपयोग हो रहा है, निरंतर व्यापार का आशावाद है। यानी इसको देखना हो तो आप स्टुअर्ड एंड पुअर का जो है परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स देखिए, उसका मैन्युफैक्चरिंग का भी या जो सर्विस का है सब 55 के ऊपर चल रहा है। ये जो आशावाद है और जो बुनियादी ढांचे पर सरकार लगातार खर्च कर रही है, इस सब चीज़ों से, और निजी क्षेत्र भी जो पूंजी खर्च कर रहा है, इन सारी चीज़ों का प्रभाव है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था उछाल ली हुई है। और इसी के आधार पे जो है आरबीआई ने अनुमान लगा है कि इस साल भारत की अर्थव्यवस्था 7% की विकास दर से बढ़ेगी। हालांकि भू राजनीतिक उथल पथल तो है ही है, देख ही रहे हैं, जो है मध्य पूर्व और इस तरह की चीज़ें हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में भी अस्थिरता है, भू आर्थिक विखंडन से भी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कई सारे देशों में जो है आर्थिक मंदीपन की दौर दिखाई दे रही है। ये तो स्टैंडर्ड एंड पुअर के रिपोर्ट में भी देखा गया है। इस तरह से कुछ चीज़ें जोखिम भी पैदा कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय जोखिम के प्रति भी हमें संवेदनशील रहना है, इस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। मुद्रा की स्फीति के मुद्दे पर आरबीआई जो है लगातार पाँचवीं नीति यानी हर 2 महीने पर आती है, यानी 10वां महीना है, 10 महीने से 10वां महीना है। इसने आरबीआई ने रेपो रेट नहीं बढ़ाया। रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई जिस दर पे बैंकों को अल्पकालिक ऋण देती है वह होता है रेपो रेट। अल्पकालिक फंडिंग जरूरतों को वो रेपो रेट होता है। इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, कितने पे? 6.5% पर। और इससे क्या होगा कि इससे जुड़े हुए, अब रेपो रेट अनचेंज है तो जो बैंक हैं उनका जो ब्याज दर है वो भी अनचेंज ही रहेगा। उसके कारण, यानी अनचेंज मतलब अपरिवर्तित रहेगा, जिसके कारण जो लोगों की ईएमआई है वो भी ऐसे रहेगी और जो उन पे कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा। जिससे क्या होगा? उधारकर्ताओं को जो डर रहता है कि कहीं ऐसा नहीं कि आरबीआई बढ़ा दे और सब ब्याज दर बढ़ जाए, उससे राहत मिलेगी। ठीक है। और इसमें आरबीआई ने कहा कि जो मुद्रास्फीति है क्यों अनचेंज किया, उसके पीछे वजह है क्योंकि अभी आरबीआई की जो मुद्रास्फीति है वो जो अनुमान लगा रहा है, जो खुदरा मुद्रास्फीति है यानी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो 5.4% पे है। और ये देखिए 2 से 6% की जो सीमा है 4 ± 2 उसके अंदर है। हालांकि अगर देखिए जाए इस जुलाई में 7.4% था और घटकर अक्टूबर में 4.9% है, यानी ये कम हुआ है। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि इसको कि खाद्य और इस तरह की चीज़ें काफ़ी, हमारी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो काफ़ी वोलेटाइल है, खासतौर से फूड और ऑयल को लेके। ऐसे में ये कह रही है कि उम्मीद है कि इसको 5.4% ही रहेगी। ऐसे में उसने अपने जो रेपो रेट है, जब उसको मुद्रास्फीति के अनुमान को ही यथास्थित रखा है, तो उसने अपने रेपो रेट को भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ न कुछ चीज़ें डिस्टर्बिंग हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2024। इसमें 2 वर्ष 2022 में विभिन्न जो देश हैं, लगभग 63 देश हैं, 64 देश हैं, इनके बारे में एक उनके प्रदर्शन को आधार बनाते हुए एक सूचकांक निकाला गया है। ये जर्मनी की एक एनजीओ है, जर्मन वॉच, उसके द्वारा निकाला जाता है। और इसमें अगर देखा जाए तो भारत लगातार दूसरे वर्ष 2021, यानी जो CCPI 2023 था, उसमें भी भारत जो है प्रमुख बड़े देशों में यानी G20 देशों में पहले स्थान पे था। हालांकि वो रैंक 8वां थी, और जो इस साल जो है वो एक रैंक का सुधार करते हुए 7वें स्थान पे पहुंच गया है। हालांकि अगर वास्तव में देखा जाए तो भारत पिछले साल 5वें स्थान पे था, इस साल 4थे स्थान पे है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? उसके पीछे वजह है कि इस संस्था ने जो रिपोर्ट बनाई है उसमें शुरू के 3 स्थान किसी भी देश को नहीं दिया गया है। 1, 2, 3, 0 कोई देश नहीं है। चौथे पे डेनमार्क पिछले बार भी था, इस बार भी है। पिछली बार भारत 7वें स्थान पे था, अरे 8वें स्थान पे था, यानी चौथे पे डेनमार्क। इस बार जो है 5वें पे जो है फिलीपींस है या एस्टोनिया और फिलीपींस दूसरे तीसरे स्थान पे हैं, यानी अगर उस तरह से देखा जाए, या 5वें छठे पे हैं। और 7वें या चौथे, अगर 3 को छोड़ दिया जाए तो वैसे देशों में चौथे और लिस्ट में 7वें स्थान पे भारत है। और
अगर देखा जाए डेनमार्क, इस्टोनिया और फिलीपीन, तो आप समझ सकते हैं कि इनमें से कोई भी ऐसे देश नहीं है जिनकी तुलना भारत से की जा सके। अतः कहा जा सकता है कि भारत G20 में सबसे बेहतर जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। और सिर्फ इसका जो स्तर ही नहीं बढ़ा है, रैंक भी नहीं सुधरा है, परसेंटेज वाइज भी भारत में सुधार हुआ है। जो ओवरऑल परसेंटेज है उसमें भी भारत ने सुधार किया है। अब कुछ लोग आलोचना करेंगे कि बेसिक देशों में जहां सबने 15 स्थान, 10 स्थान, 5 स्थान का दिखाया है, भारत ने 1 स्थान दिखाया। अरे भाई, जो टॉपर है वो कहां चला जाए? आप बताओ कि जो ऑलरेडी 4 स्थान पे है वो 15 स्थान कैसे सुधार दिखा सकता है? तो वो उनकी जो कह सकते हैं ना, जो थोड़ा सा आलोचक टाइप के होते हैं, उनकी बात छोड़ दो। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि भारत जो है अपने चौथे, मतलब पूरे दुनिया विश्व में अगर देखा जाए चौथे स्थान पे, और प्रमुख देशों में देखा जाए तो पहला ऐसा देश है जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक पे इसमें दिखाई दे रहा। बाकी के जो 3 देश हैं बता रहे हैं कि डेनमार्क है, इस्टोनिया है और फिलीपीन है। उनको आप समझ सकते हैं कि वो छोटे छोटे देश हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा। और अंतर भी देखेंगे ना, आंकड़ों में यह नहीं कि बहुत अंतर है, उनमें भी 1-2% का ही अंतर है। 1% का तीसरे चौथे में तो 1% का अंतर है। और एक तरफ तो यह दिख रहा है, दूसरे तरफ अगर आर्थिक विकास की भी बात देखा जाए तो भारत G20 के देशों में नंबर 1 स्थान पे। यानी कि मैं बार बार यही बात कहता हूं कि भारत न केवल आर्थिक विकास में अपनी उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है, वो अपने पर्यावरण जिम्मेदारियों को भी देख रहा है, और जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है उसमें भी प्रमुख देशों में नंबर 1 स्थान पे है। तो भारत कहीं ना कहीं ये दुनिया को रास्ता दिखा रहा है कि कैसे आर्थिक विकास को बेहतर करते हुए अपने पर्यावरणीय जरूरतों को भी पूरा किया जा सकता है। ठीक है। और जहां तक ये CCPI होता है, ये किसी देश के 4 आधारों पे ये करता है, जिसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है, नवीकरण ऊर्जा है, नीतियां हैं और कटौती का प्रस्ताव। ठीक है, उसमें 40-20-20 करके है। और ये जो है पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो समझौते हुए हैं उस पर, और ये 2005 से प्रकाशित हो रहा है, और ये पेरिस एग्रीमेंट की कटौती को भी इसमें शामिल रखता है। ठीक है। हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं कि भारत की जो इतनी बड़ी आबादी है, दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी, उसके कारण भारत में इसमें मदद मिलती है। तो निश्चित रूप से हर किसी देश का जो है कुछ उसकी अच्छाई होती है तो उसकी बुराई होती है। तो आइए हम इसको देखते हैं। CCPI में 24 में भारत 2022 के दौरान जलवायु प्रदर्शन में 7वें स्थान पे और G20 देशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पे है। ठीक है। कौन प्रकाशित करता है? जर्मन वॉच है, और ये न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के साथ ये करती है। और इसने भारत में पिछले साल के प्रदर्शन में 1 स्थान सुधार दिखाया है। वह अब पहले 8वें स्थान पे था, अब 7वें स्थान पे आ गया है। और आगे देखें, रिपोर्ट के अगर प्रमुख निष्कर्ष देखें तो इसमें जो वार्षिक रिपोर्ट है, इसमें किसी भी देश ने बहुत उच्च प्रदर्शन श्रेणी के पहले 3 रैंक पर नहीं स्थान प्राप्त किया है। शुरू के 1, 2, 3 0 है, कोई नहीं है। चौथे स्थान पे जो है डेनमार्क है, यानी वैसे देशों में पहले, और 3 अगर ऐसे देखा जाए तो इसने चौथे स्थान पे रखा है। उसमें 75.59 रैंक के साथ है। एस्टोनिया और फिलीपींस 72.2% और 70.7% के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पे है। और भारत 70.25 के स्थान पे चौथे स्थान पे। देखिए, फिलीपींस 7.7% है और भारत 17.77 और भारत है 17.25, यानी बहुत माइन्यूट अंतर है। यानी देखा जाए तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं, और भारत और कहाँ? फिलीपींस। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है बेहतर है। और भारत का स्कोर पिछले साल 67.3 है। तो भारत ने अपने स्कोर में भी सुधार किया है और अपने रैंक में भी सुधार किया है। ये कहीं ना कहीं भारत अपना पीठ थपथपा सकता है अपने पर्यावरण के मुद्दों को लेके। ठीक है। और देखें दुनिया के देशों का, तो यूनाइटेड किंगडम हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, ये अधिकांश विकसित देश हैं। पिछली वर्ष की तुलना में इनकी स्थिति खराब हो गई है। इसलिए इस रिपोर्ट बताती है कि कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के जो कह सकते हो कि इमरजेंसी कार्रवाई है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। सऊदी अरब इस सूची में निचले पायदान पे है, 67वें पायदान पे है। चूंकि 3 देश नहीं है तो 64वें पायदान पे है। और जहां पे ये COP28 का सम्मेलन हो रहा है संयुक्त अरब अमीरात, वह 65वें स्थान पे है। कहीं ना कहीं ये बात बताता है। भारत का प्रदर्शन, इस रिपोर्ट को जो तैयार कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भारत की उच्च जनसंख्या जो स्वचालित रूप से प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के उपयोग को कम कर देती है, इस जलवायु प्रदर्शन में उच्च स्थान दिलाने में
प्रमुख भूमिका अदा कर रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत 9वें स्थान पे, ऊर्जा उपयोग में 10वें स्थान पे, दोनों जो है निम्न प्रति व्यक्ति बेंचमार्क द्वारा आ रहा है। जलवायु नीति में भी भारत जो है 10वें स्थान पर है और नवीकरण ऊर्जा में भारत 37वें स्थान पे है। ये बात ये बता रहे हैं, ठीक है। तो भारत के बेहतर प्रदर्शन के बावजूद भी इसमें चिंता व्यक्त की गई है, क्योंकि इनके द्वारा जो है ऐसे लोगों द्वारा वही कह रहे हैं कि अब मैं बार बार पहले पढ़ा चुका हूं कि भारत पर दबाव बन रहा है कि वो अपने कोयला पर कमी करे। इसमें भी कहा गया है कि हालांकि भारत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, अपना नेशनल डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन है उसके आधार पे उसका बेहतर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके द्वारा जो जीवाश्म ईंधन पे निर्भरता है, खासतौर से कोयले के कारण, वो आगे जाके चुनौती उत्पन्न कर सकता है। और ये बता रहे हैं कि भारत जो है दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में से एक है। तो वो बात तो ठीक है, लेकिन हमारे पास विकल्प क्या है? हम दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी लिए हुए हैं, क्या हम उनको ऐसे छोड़ दें? क्योंकि अभी विश्व मौसम संगठन की रिपोर्ट आई है जिसमें कह रहा है कि जो देश सक्षम है और जिस देश के समाज, जो देश सक्षम है, जो समाज सक्षम है, जो व्यक्ति सक्षम है, वो जलवायु परिवर्तन के प्रति रिस्क से ज़्यादा सुरक्षित है। ऐसे में क्या भारत अपनी दुनिया के 18% जनसंख्या लेकर क्या उनको छोड़ देगा? नहीं छोड़ सकता है। तो हम आप ही के रैंक में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी तो जो आलोचना करने वाले तो आलोचना करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही, नमस्कार।